Hello students of class 8. Today we are going to start our chapter number 4 of your geography part. आज हम आपके ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है क्या है, कृषि या फिर खेती करना। ठीक है, एग्रीकल्चर का मीन्स क्या होता है, कृषि या फिर खेती करना। ठीक है, इस नाउ वी स्टार्ट अ चैप्टर। अच्छा, हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो है वो एक मेजर हमारी मुख्य व्यवसाय है। एग्रीकल्चर जो है हम उसको फार्म सिस्टम पे देखेंगे कि कैसे क्या क्या प्लफिंग करने में क्या क्या काम होते हैं, इरिगेशन, वेडिंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग सब कैसे होता है, फार्मिंग के टाइप्स क्या क्या हैं, है ना, मेजर फूड क्रॉप्स कौन कौन सी है, फाइबर क्रॉप्स कौन सी है, कौन सी बेवरेजेस क्रॉप है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ होगा, है ना। और हम इंडिया और यूएसए में देखेंगे कि कंपेरेटिव स्टडी करेंगे दोनों की। तो इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक साथ में लेकर बैठेंगे, क्योंकि आपको अपनी बुक से रीड करना पड़ेगा, इसलिए आप अपनी बुक साथ में लेकर बैठेंगे। कहीं पर अंडरलाइन अगर मैं करती हूँ तो आपको भी उसको अंडरलाइन करना है। ओके, नाउ वी स्टार्ट अ चैप्टर। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर जो है एक मुख्य हमारा कार्य है। मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स विच आर ग्रोन गो थ्रू वेरियस प्रोसेसेस बिफोर रीचिंग अस। कि ज़्यादातर बहुत सारी जो क्रॉप्स होती हैं जो कि उगाते हैं, वो बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस से हमारे तक पहुँचती है। द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कि कोई भी एक प्रोडक्ट है ना, तो उसको ट्रांसफॉर्म करने से, एक प्लांट से उसको एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने तक, उसमें 3 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज शामिल होती है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी एक्टिविटी। प्राइमरी यानी कि मुख्य, द्वितीयक और अन्य। ठीक है, क्रॉप्स आर फर्स्ट ग्रोन, देन प्रोसेस्ड, पैक्ड, ट्रांसपोर्टेड एंड फाइनली सोल्ड इन द मार्केट बिफोर वी बाय एंड ईट देम। फसलें जो होती है सबसे पहले उनको उगाया जाता है, फिर उनको प्रोसेस किया जाता है, जब वो पक जाती है तब उनको पैक किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और फाइनली उनको मार्केट में बेचा जाता है हमारे खरीदने से पहले, और हमारे जब तक हम उनको खाते नहीं उससे पहले वो इतना प्रोसेस उनका हो जाता है। ठीक है, हैंस वेरियस एक्टिविटीज़ टेक प्लेस फ्रॉम एग्रीकल्चर टू प्रोसेसिंग टू ट्रांसपोर्टेशन। तो इसीलिए जो खेती में प्रोसेसिंग से लगाकर ट्रांसपोर्टेशन तक में बहुत सारी एक्टिविटीज़ शामिल होती है। अब हम देखते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो होती है वो डायरेक्ट नेचर से रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड होती है? नेचर से। दीज एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू नेचर, सच एज एक्सट्रैक्शन, कलेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि किसी की खुदाई करना, कलेक्ट, कुछ इकट्ठा करना, या नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन करना, तो वो सब आपके प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आता है। इसके एग्जांपल है जैसे कि एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड माइनिंग। ठीक है, तो ये सब किस में आ जाएंगे? मछलियाँ पकड़ना, मछलियों का व्यवसाय करना, खुदाई करना, माइनिंग करना, और या फिर खेती करना, ये सब आपके प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। फिर आपकी आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है? प्रोसेसिंग से जो एक्टिविटीज़ होती है, प्रोसेसिंग वाली जो एक्टिविटीज़ होती है, कि जो रिसोर्स ऑब्टेन होता है प्राइमरी एक्टिविटी से प्रोसेस करने के बाद, वो आपके सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है। दीज एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व प्रोसेसिंग द रिसोर्स। इसमें रिसोर्स को प्रोसेस करना आता है, ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटीज़, जो कि आपको प्राइमरी एक्टिविटीज़ से जो मिले हैं रिसोर्स, उनको प्रोसेस करना। जैसे कि एग्जांपल है फूड प्रोसेसिंग एंड पैकिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सच एज स्टील प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज एट्सेट्रा। कि जो क्रूड ऑयल मिलता है उसको ऑयल रिफाइनरीज में रिफाइन किया जाता है, वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगा। जो आपको मेटल मिलते हैं उनसे स्टील प्लांट लगाना, स्टील प्लांट बनाना, स्टील बनाना, वो आपके सेकेंडरी में आएगा। और आपने खेती की और फूड प्रोसेस कर दिया और उसको पैकिंग वगैरह कर दिया, वो उससे रिलेटेड इंडस्ट्री होगी, वो आपके सेकेंडरी में आएगी। थर्ड आपके आता है टेरिशरी एक्टिविटीज़। टेरिशरी एक्टिविटीज़ में क्या आता है? वो फैसिलिटीज़ होती है जो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में होती है, और जनरली सर्विसेज कह सकते हैं आप उनको। दीज एक्टिविटीज़ आर दोज विच फैसिलिटेट, जो कि हमको सुविधाएं देती है, वो सारी एक्टिविटीज़ टेरिशरी एक्टिविटीज़ में आएंगी। बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड आर जनरली क्लासिफाइड एज सर्विसेज, सर्विस इंडस्ट्री, है ना। आप इसको सर्विस इंडस्ट्री के रूप में क्लासीफाई कर सकते हो। इसके एग्जांपल है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, आपको माल इधर से उधर पहुंचाना है, वो जो ट्रांसपोर्ट आपके काम में आ रहा है वो टेरिशरी एक्टिविटी में आएगा। ट्रेडिंग है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस करवाते हो, एडवर्टाइज करवाते हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी टेरिशरी एक्टिविटीज़ में आएगी। अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर एज अ प्राइमरी एक्टिविटी।
कि एग्रीकल्चर कैसे प्राइमरी एक्टिविटी है उसके रूप में हम इसको पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक्स। कि एग्रीकल्चर खेती जो है वो एक मुख्य व्यवसाय है जिसमें कि फसल उगाना है, सब्जियां उगाना है, फ्रूट्स उगाना है, फ्लावर उगाना है और जानवरों को पालना है। वो सब चीज़ें जो है वो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी में आती है। अदर रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम एग्रीकल्चर आर कॉटन एंड जूट फॉर फाइबर्स एंड वेरियस बेवरेजेस एंड स्पाइसेस। दूसरे जो रिसोर्सेज जो हमको खेती से मिलते हैं जैसे कॉटन जूट है फाइबर के रूप में, फाइबर के लिए है ना, और अलग अलग जो बेवरेजेस जैसे टी, कॉफ़ी है, स्पाइसेस है, वो सारे रिसोर्सेज भी हमको एग्रीकल्चर से ही मिलते हैं। नियरली 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। ये पूरी जो दुनिया है उसका लगभग 50% जो है वो डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली कहो वो आपका इसी प्राइमरी एक्टिविटी से कनेक्टेड है। Agriculture is dependent on favorable topography of soil, climate and water resources that are important for various agricultural activities. एग्रीकल्चर जो है वो जो फेवरेबल कंडीशंस होती है, सॉइल है, क्लाइमेट है, वाटर रिसोर्सेज है, उस पर डिपेंड करता है कि एग्रीकल्चर किस टाइप की होगी या कैसी होगी, है ना। ये जो सारे होते हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इट वॉज बिकॉज ऑफ फेवरेबल फैक्टर्स गिवन अबाउ दैट अर्लियर सिविलाइजेशन सेटल्ड एंड ग्रू नियर फर्टाइल रिवर वैली एंड प्लेन्स। और इसी वजह से, क्योंकि ये जो फेवरेबल फैक्टर्स जो ऊपर दिए हुए जो मैंने बताए थे अभी, उसी वजह से पहले जो सभ्यताएं थी वो ऐसी जो उपजाऊ जो नदी घाटियों के जो मैदान होते थे और नदी घाटियाँ होती थी उसके पास वो रहते थे। दिस लैंड वेयर दे कुड ग्रो क्रॉप्स इज नोन एज ऑरेबल लैंड, है ना। ये जो ज़मीन जहाँ पर वो क्रॉप्स उगा सकते थे उसको ऑरेबल लैंड के नाम से जानते थे। विथ मॉडर्न एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द लैंड विच वॉज अनफिट फॉर फार्मिंग इज बिंग मेड ऑरेबल इवन इफ इट इज स्मॉल इन साइज फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। और आज जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी हो गई है और आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके होने के साथ ही उसकी वजह से जो लैंड जो है जो कि आज खेती करने के लिए फिट नहीं है उसको वो ऑरेबल बना देते हैं। इवन अगर वो साइज़ में थोड़ी छोटी हो तो थोड़े टाइम के लिए उसको वो उपजाऊ बना देते हैं। लुक एट द मैप गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व द एग्रीकल्चर एक्टिविटी डन इन दोज एरियाज वेयर द लैंड इज ऑरेबल। अच्छा, यहाँ पर आप देखो ऑरेबल लैंड कौन सी दिख रही है, ये आप मैप देख रहे हो, है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो ग्रीन ग्रीन जो पार्ट दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का, इधर यूरोप का, एशिया का, है ना, इंडिया का पार्ट। और यहाँ पर तो देखो यहाँ पर ये जो आपको ग्रीन कलर का जो पार्ट दिख रहा है ये सारी कौन सी है आपकी पूरे वर्ल्ड की ओरेबल लैंड है, ठीक है। ये जो एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड एगर और एग्री से आया है जिसका मीनिंग होता है सॉइल, और कल्चर जो है उसका मतलब होता है कल्टीवेशन, ठीक है। अब इसी एग्रीकल्चर से अलग अलग जो है वो चीज़ें बन गई, जैसे कि एग्री प्लस कल्चर, एग्रीकल्चर की सॉइल से क्रॉप्स उगाना, कल्टीवेटिंग सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ जानवरों को पालना, है ना, उस और सॉइल में कल्टीवेट करना के आर्ट और फसलें उगाना, ये सब आपके एग्रीकल्चर में आता है। फिर है नेक्स्ट से सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या होता है, सिल्क वॉर्म के लिए सिल्क पालना, है ना, वो क्या कहलाता है, जिससे फार्मर की सप्लीमेंट इनकम होती है सेरीकल्चर। सिल्क को प्रोड्यूस करना सिल्क वॉर्म से, वो क्या कहलाता है, कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। उसका सिल्क प्राप्त करने के लिए उनको पालना सिल्क वॉर्म को, वो कहलाता है सेरीकल्चर। फिर आता है पिस्सीकल्चर। पिस्सीकल्चर में क्या करते हैं, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड पॉन्ड एंड लेक। स्पेशली जो पॉन्ड्स और टैंक बनाते हैं उसमें फिश की ब्रीडिंग करवाना, वो किस में आता है, पिस्सीकल्चर में, ठीक है। फिर आता है आपके विटीकल्चर। विटीकल्चर में ग्रेप्स उगाते हैं, सिर्फ किसकी खेती होती है, ग्रेप्स की खेती होती है, उसको कहते हैं विटीकल्चर। फिर आपके आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, फ्लावर्स उगाना, वेजिटेबल्स उगाना और फ्रूट्स उगाना, ये सब आपके हॉर्टिकल्चर में आता है। तो अब आप इनमें डिफरेंस देखो, एग्रीकल्चर यानी कि फसलें वगैरह उगाना, सेरीकल्चर में सिल्क वॉर्म को पालना, पिस्सीकल्चर जो है वो फिशिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। विटीकल्चर में सिर्फ ग्रेप्स की खेती होती है, और हॉर्टिकल्चर में फ्लावर्स, वेजिटेबल, फ्रूट, ये सब जो कमर्शियल यूज़ के लिए उगाते हैं उनको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम में क्या होता है, देखो, एग्रीकल्चर विच इज़ कॉमनली नोन एज फार्मिंग कैन बी सीन एज अ सिस्टम। एग्रीकल्चर जिसको हम कॉमनली फार्मिंग नाम से जानते हैं उसको एक सिस्टम के रूप में देख सकते हैं।
इट रिक्वायर्स 2 टाइप ऑफ इनपुट। इसमें 2 टाइप के इनपुट की ज़रूरत होती है। कितने टाइप के इनपुट की ज़रूरत होती है? 2 टाइप के। एक तो फिजिकल इनपुट और दूसरा ह्यूमन इनपुट। शारीरिक इनपुट देना और ह्यूमन इनपुट देना, यानी अपना थोड़ा दिमाग भी लगाना। दीज इनपुट हैव टू बी प्रोसेस्ड बाय फ्लफिंग द लैंड। अच्छा, ये दोनों जो इनपुट होते हैं ये कैसे होते हैं? लैंड को प्लफ करके, उसको खेत को जोत के, सोइंग सीड्स बीज बोकर, एडिंग फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर उसमें ऐड करके डाल करके, कैरिंग आउट वीडिंग, जो अननेसेसरी जो चारा होता है उसको बाहर निकाल कर, स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड स्प्रे करके और पेस्टिसाइड स्प्रे करके, और देन हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? इनपुट में आते हैं। द फाइनल आउटपुट आफ्टर ऑल दिस प्रोसेसेस इज द क्रॉप। अच्छा, उसके बाद जब ये सारे प्रोसेस होते हैं तो जब फाइनल जो आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है? आपका क्रॉप के रूप में। इन सर्टेन फार्म्स वेयर लाइव स्टॉक इज ऑल्सो रियर्ड, द आउटपुट वुड इंक्लूड थिंग्स लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स, वूल एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। कि कुछ जो फार्म्स होते हैं जहाँ पर लाइव स्टॉक यानी जानवरों को भी पाला जाता है, तो आउटपुट वर्ड के रूप में जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, वूल है और पोल्ट्री के जो प्रोडक्ट्स है वो भी आपको मिलते हैं। यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ सकते हो फार्म सिस्टम को। देखो कि यहाँ पर क्या होता है? इनपुट में मशीनरी से आपने खेत को प्लफ कर दिया, सीड बो दिए, फर्टिलाइजर वगैरह डाल दिया, फसल, ठीक है। उसके बाद सब ये प्रोसेस आपने यहाँ पर किया। प्रोसेस करने के बाद में फिर क्या हुआ? आपको आउटपुट मिला ये क्रॉप के रूप में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक तरीके से इनपुट प्रोसेस आउटपुट क्या हो गया? ये एक फार्म सिस्टम हो गया। समझ में आ गया आपको फार्म सिस्टम? अब आप देखो फिजिकल इनपुट में क्या क्या आता है। देखो फिजिकल इनपुट में आता है आपके सनशाइन, रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल, स्लोप, ड्रेनेज, ग्रोइंग पीरियड, मैन्युअर और सीड। ये सब आपको डालने होते हैं और सबकी ज़रूरत होती है। उसके बाद प्रोसेसेस में क्या आता है? प्लफिंग जो आप करते हो, सोइंग जो बीज बोते हो, स्प्रे करते हो इंसेक्टिसाइड्स का, वीडिंग जो आप अनवांटेड चारा निकालते हो, हार्वेस्टिंग जो आप फसल की कटाई करते हो। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन इनपुट्स में क्या आते हैं? देखो पैसा लगता है ह्यूमन इनपुट में, वर्कर्स चाहिए होते हैं, फर्टिलाइज़र खरीदने होते हैं, मशीनरी चाहिए होती है, पेस्टिसाइड चाहिए होते हो, उसको स्टोरेज करना पड़ता है। तो ये सारे ह्यूमन इनपुट में आते हैं। ठीक है, अब आपके जब ये सब हो जाता है तो उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है। किस रूप में मिलता है? क्रॉप के रूप में। किसके रूप में मिलता है? क्रॉप में मिलता है। ठीक है, तो आप इसको एक फ्लो डायग्राम हो गया है फार्म सिस्टम का, और कौन कौन से फिजिकल इनपुट है, कौन कौन से ह्यूमन इनपुट है। ठीक है, प्रोसेस क्या क्या होता है और आउटपुट के रूप में आपको क्या मिलता है, ये भी आपको यहाँ पर सारा दिखा दिया गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। देन अब आप देखो टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में आप देखोगे तो कितने टाइप ये जो फार्मिंग जो है 2 टाइप की होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो खुद के लिए होती है ना, और कमर्शियल जो कमर्शियल यूज़ के लिए होती है। उसको एक तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, अब हम उसी को आगे डिटेल में पढ़ते हैं। देर आर वेरियस वेज इन विच फार्मिंग इज प्रैक्टिस थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीक़ों से खेती भी की जाती है। द क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग डिपेंड ऑन फैक्टर्स। फार्मिंग का जो क्लासिफिकेशन है वो उन फैक्टर्स में डिपेंड करता है, जैसे कि वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन है ना, वहाँ पर उस प्रोड्यूस की डिमांड क्या है, लेबर कितना लगता है, टेक्नोलॉजी का लेवल, इन सब पर वहाँ फार्मिंग का क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है। बेस्ड ऑन द अबव फैक्टर द 2 टाइप ऑफ फार्मिंग आर। और इन्हीं फैक्टर के ऊपर हम फार्मिंग को 2 टाइप में कर सकते हैं, सब्सिस्टेंट फार्मिंग एंड सेकेंड कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंट फार्मिंग में क्या आती है? देखो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग आती है और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग आती है। फिर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो 2 टाइप की होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है और नोमैडिक हर्डिंग होती है। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको पता ही है, खेत जगह साफ करके वहाँ पर खेती करते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है? जानवरों वगैरह को ग्रुप के साथ पालते रहते हैं, उसके साथ खेती करने के साथ ही साथ, और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। फिर अब आप देखो कमर्शियल फार्मिंग में क्या होती है? 3 टाइप की होती है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है, मिक्स फार्मिंग होती है और प्लांटेशन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में तो डायरेक्ट आप फसल उगा के फिर उस अनाज को बेचते हो। मिक्स फार्मिंग में दोनों ही होते हैं, प्लांटेशन और दोनों ही होते हैं। और प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होता है? छोटे छोटे प्लांट्स तैयार करके और फिर उनको बेच दिए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसी को डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस मेनली टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। फार्मर किसान के फैमिली की जो आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करने के लिए ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। दिस फार्मिंग मेथड यूजेस लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। इस फार्मिंग में लो लेवल की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। एंड ओनली हाउस होल्ड लेबर इज यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल आउटपुट ऑन अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड। छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर छोटा सा आउटपुट लेने के लिए
जो घर के जो लोग होते हैं वही इसमें काम कर लेते हैं। इट इज़ फर्दर सब क्लासिफाइड एज, अब इसी सबसिस्टेंस फार्मिंग को फिर से और क्लासिफाइड किया गया इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, द फार्मर कल्टिवेट अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड एंड यूज सिंपल मशीन्स एंड यूज ऑफ मोर लेबर। इसमें क्या करता है किसान जो है वो छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर खेती करता है और वो सिंपल मशीन का यूज़ करता है और ज़्यादा लेबर का यूज़ करता है। डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ right climate and soil as well as rainfall or other means of irrigation, a farmer can grow more than one crop in a year in the same plot। और अगर वहाँ पर सही क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, जो रेनफॉल होती है और जो इरिगेशन के मीन होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो किसान है वो एक से ज़्यादा फसल भी एक साल में उसी प्लॉट पर उगा सकता है। द मेन क्रॉप ग्रोन, जो क्रॉप उगाई जाती है वो है राइस। अदर क्रॉप्स ग्रोन आर व्हीट, और जो दूसरी उगाई जा सकती है वो है व्हीट, मेज, पल्सेज एंड ऑयल सीड्स। दिस इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज कॉमन इन द एरियाज ऑफ मॉनसून रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। ये जो इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है ये जो मॉनसून वाला जो रीजन होता है, एरिया होता है, वहाँ पर कॉमन होती है, जो कि है साउथ वाला एरिया, साउथ ईस्ट वाला और ईस्ट एशिया। यहाँ पर आपके सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। देन आपका आता है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, दिस इज ऑल्सो स्मॉल स्केल फार्मिंग पैटर्न। ये भी एक छोटे स्केल वाला फार्मिंग पैटर्न ही है प्रिमिटिव नेचर का। इसको 2 टाइप में फिर से क्लासिफाइड किया गया है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन, इट इज़ मेनली प्रैक्टिस इन द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये जो है शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ये जो घने जंगल होते वाले जो एरिया होते हैं, जैसे अमेजन बेसिन है, ट्रॉपिकल अफ्रीका है, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहाँ पर ये की जाती है। दीज आर द एरियाज विच रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल। ये वो एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एंड द ग्राउंड वेजिटेशन रीजनरेट्स क्विकली, और जो ग्राउंड में जो अंडर ग्रोथ जो वेजिटेशन होती है वो बहुत जल्दी ही जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टिवेशन होती है। उसके बाद अ प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। क्या करते हैं कि ज़मीन के टुकड़े को साफ किया जाता है, वहाँ से पेड़ों को काट कर और उन पेड़ों को वहीं पर जला करते। एशेस आर देन मिक्सड अप विद द सॉइल, फिर वो जो जलाने के बाद में जो राख बन जाती है उसको मिट्टी के साथ मिक्स कर दिया जाता है। एंड देन क्रॉप, और उसके बाद क्रॉप जैसे कि येम, पोटैटोज, मेज, कसावा, ये सब उगाए जाते हैं। वंस द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी, एक बार जब सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, द लैंड इज अबेंडन, उस जमीन को छोड़ दिया जाता है। एंड द कल्टिवेटर्स मूव टू अ न्यू प्लॉट, और जो वो खेती करने वाला होता है वो एक नए प्लॉट की तरफ चला जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ केमिकल्स। इसमें जो नेचुरल जो पेस्टिसाइड होते हैं, जो मैन्योर होते हैं, ऑर्गेनिक वाला जो नेचुरल जो मैन्योर होता है उसका यूज़ किया जाता है केमिकल की बजाय। नो जेनेरिक मॉडिफिकेशन इज डन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप, और ऐसा नहीं कि फसल के जो आय है उसको बढ़ाने के लिए और उसमें कुछ चेंजेस किए जाए। तो इसलिए जो नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से खेती की जाती है, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है पूरे वर्ल्ड में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जब से हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है तो उसको जूमिंग कहते हैं, मैक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं, ब्राज़ील में इसको रोका कहते हैं, और मलेशिया में इसको लडांग कहा जाता है। ठीक है, जूमिंग इन इंडिया, मिल्पा इन मैक्सिको, रोका इन ब्राज़ील एंड लडांग इन मलेशिया। देन अब आपका आता है नोमेडिक हर्डिंग, ये सबसिस्टेंस फार्मिंग का ही सेकेंड टाइप है, इंटेंसिव वाली, सॉरी हाँ इंटेंसिव। दिस फार्मिंग मेथड इन्वॉल्व हर्ड्समैन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलॉन्ग विथ एनिमल्स इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर ऑल अलॉन्ग डिफाइंड रूट्स। ये जो फार्मिंग मेथड होता है इसमें जो होता है, जो हर्ड्समैन होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने जानवरों के साथ में खाने और पानी की तलाश में, और जो डिफाइंड रूट होते हैं वहाँ पर। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज़ ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन एंड टेरेन, और ये जो मूवमेंट होता है ये वहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जो वहाँ जो टेरेन होता है, जो चढ़ाई होती है, जो एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। द एनिमल्स दैट आर कॉमनली रियर्ड, जो एनिमल्स जो जनरली जो पाले जाते हैं वो याक, शीप, कैमल एंड गॉट, विच प्रोवाइड प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं, सच एज मिल्क, मीट, वूल,
हाइड एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज, और वो दूसरे प्रोडक्ट जो हर्डर्स और उनकी फैमिली को लोग ले देते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज मेनली प्रैक्टिस इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। एरिड यानी कि जो सूखा जो इलाका होता है नॉर्थ अफ्रीका का, सेमी एरिड और एरिड रीजन, वहाँ पर मेनली ये खेती की जाती है, नोमैडिक हर्डिंग वाली। सेंट्रल एशिया एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, और सेंट्रल एशिया और इंडिया का कुछ पार्ट जैसे कि राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पर भी ये खेती होती है। अब आपका सेकंड है कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर में क्या होता है? इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल फॉर सेल इन द मार्केट। मार्केट में बेचने के लिए बहुत बड़े लेवल पर फसल उगाई जाती है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग एनिमल्स आर ऑल्सो रियर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। इस टाइप की फार्मिंग में जानवरों को भी पाला जाता है मार्केट में बेचने के लिए। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग रिक्वायर लार्ज लैंड होल्डिंग्स, और इस टाइप की फार्मिंग के लिए अगर बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करना है तो ज़मीन भी ज़्यादा चाहिए होती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होता है, और कैपिटल यानी अमाउंट, पैसा भी बहुत बड़े अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट उसका चाहिए होता है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन्स। ज़्यादातर काम जो है वो मशीनों द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि लेबर तो बहुत थोड़े टाइम में करेगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फार्मिंग मेथड इज़ टू गेट हायर इनकम बाय गेटिंग अ हायर यील्ड फ्रॉम द फील्ड्स। इस फार्मिंग को करने का मेन उद्देश्य ये होता है कि ज़्यादा इनकम मिले, ज़्यादा ये इनकम उस ज़्यादा फसल खेत से मिले। फार्मर्स यूज़ हाई यील्डिंग वैरायटी। फार्मर्स, किसान जो होते हैं वो ऊंची ऊंची वैरायटी के जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, है ना, और अच्छे जो इरिगेशन के मोड होते हैं उन सब का यूज़ करते हैं। अब कमर्शियल फार्मिंग जो है वो फिर 3 टाइप की होती है ना। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या होता है? देखो, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड मेनली फॉर सेल इन द मार्केट। इस टाइप की खेती में जानवरों को भी बेचने के लिए और क्रॉप्स को भी बेचने के लिए ही उगाया जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन लार्ज फार्म्स एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज ह्यूज। इस टाइप की खेती में एक तो खेत भी बड़े बड़े चाहिए होते हैं, और जो पैसा चाहिए होता है वो भी बहुत बड़ा अमाउंट में चाहिए होता है, क्योंकि ज़्यादा ज़मीन होगी तो ज़्यादा खर्चा होगा। दिस रिक्वायर हैवी मशीनरी फॉर सोइंग, प्लफिंग, हार्वेस्टिंग एंड स्प्रेइंग पेस्टिसाइड। इसमें भारी मशीनों की ज़रूरत भी होती है, बीज बोने के लिए, खेत जोतने के लिए, कटाई के लिए, पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे करने के लिए। इन सम एरियाज पेस्टिसाइड आर स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ एयरक्राफ्ट। कहीं कहीं पर तो एयरक्राफ्ट की मदद से पेस्टिसाइड स्प्रे करवाए जाते हैं, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा होता है। मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। कि मुख्य जो एरिया जहाँ पर कि ये कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है वो जो नॉर्थ अमेरिका के, यूरोप के और एशिया के जो कमर्शियल जो ग्रासलैंड है, घास के मैदान है, वहाँ पर ये होती है। दीज एरियाज आर स्पेशली पॉपुलेटेड विद ह्यूज फार्म स्प्रेडिंग ओवर 100 ऑफ हेक्टेयर्स। ये जो एरिया है यहाँ पर कई हेक्टेयर जो हैं वो बड़े बड़े खेत हैं। सीवियर विंटर रेस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर टू द ग्रोथ ऑफ ओनली अ सिंगल क्रॉप इन द ग्रोइंग सीजन। जब ग्रोइंग सीजन में जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो उसकी वजह से सिर्फ एक ही सिंगल क्रॉप उगा सकते हैं या उगाते हैं। सेकेंड है आपकी मिक्स्ड फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक इज ऑल्सो रियर्ड। इस टाइप की खेती में फूड के लिए भी फसल उगाते हैं, फूड भी उगाते हैं, और चारे के लिए भी फसल उगाई जाती है, और जानवरों को भी पाला जाता है, इसलिए इसको मिक्स कहते हैं। ड्यू टू लार्ज टाइम गैप्स बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, फार्मर एंगेज देमसेल्फ इन रियरिंग लाइव स्टॉक। क्योंकि खेत में बीजों को बोने से लगाकर उसकी कटाई तक बहुत लंबा गैप हो जाता है, तो वो टाइम जो है वो जो किसान है अपने आप को उसमें जानवरों को पालने में बिजी रखते हैं। दिस गिवन देम एडिशनल इनकम। इसकी वजह से उनको एडिशनल इनकम हो जाती है बाय सेलिंग एनिमल प्रोड्यूस, ताकि वो जो एनिमल से जो चीज़ें मिलती है उसको भी सेल कर पाए, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट है, वूल है, पॉक है, फिश है, पोल्ट्री है, ये सारी चीज़ें। इट इज़ मेनली प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। ये मिक्स फार्मिंग जो है मेनली यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में की जाती है। अब आपके आता है प्लांटेशन फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग क्रॉप सच एज टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। इस टाइप की खेती में काजू, कॉफ़ी, गन्ना, है ना, रबर, केले और कॉटन और चाय, ये सब उगाए जाते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल लेबर इज रिक्वायर्ड। इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत भी होती है और लेबर भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। द प्रोड्यूस इज़ जनरली प्रोसेस्ड इन द फार्म इट्सेल्फ और इन नियरली फैक्ट्रीज।
फिर जो प्रोड्यूस जो उत्पाद जो होता है वो आपको जनरली या तो खेत में प्रोसेस होता है या फिर वो फैक्ट्रीज में प्रोसेस करवाया जाता है। फॉर प्रैक्टिसिंग दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इस टाइप की खेती करने के लिए डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ अवेलेबल। जो ट्रांसपोर्ट के जो अच्छे जो मोड है वो अवेलेबल है। मेजर प्लांटेशन फॉर्म्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जो मेजर जो प्लांटेशन के जो खेत हैं वो जो हमारे दुनिया के जो ट्रॉपिकल जो एरिया है वहाँ पर मिलते हैं। रबर कल्टीवेशन जो है वो मलेशिया में होती है, ब्राज़ील में कॉफ़ी होती है, इंडिया में टी होती है और श्रीलंका में टी होती है। ये सारी जो है वो प्लांटेशन फार्मिंग के द्वारा उगाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका पार्ट 1 ओवर होता है। पार्ट 2 मेजर क्रॉप जो है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं।